We were discussing about minerals, है ना? And in minerals we have discussed about metallic and non-metallic, and in the metallic we have discussed the ferrous and non-ferrous. So we have understood about the ferrous. What is the ferrous? Ferrous, those minerals, है ना, who have a iron, है ना? So that will be called ferrous minerals, and the minerals that do not have iron, है ना, that will be called but in the metallic form, not have iron but in the metallic form, called non-ferrous. Some examples हमने समझा था, आयरन और बॉक्साइट एंड क्रोमाइड्स. आयरन और यही था ना, हाँ, और क्रोमाइड के बारे में हमने पढ़ा, मैग्नीज क्रोमाइड के बारे में, है ना. एंड नॉन फेरस में हमने पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड के बारे में. यहां तक समझ में आ गया सभी को? फिर आगे बढ़े. यस सर. अच्छा, श्रेया कुछ पूछना है बेटा? आपको पूछ रही थी शायद, आप, मुझे लग रहा है लास्ट में उसी में वीडियो शायद एंड हुआ. आवाज आ रही है? श्रेया जायसवाल. यस सर. पूछ रहे थे क्या? उसी समय वीडियो एंड हुआ था. चलो ठीक है, समझ में आ रहा है आप कुछ? यस सर. सर वो लीड क्या होते हैं? अच्छा हाँ, लेड के बारे में आप पूछ रहे थे. तो लेड जो है क्या होता है? लेड, अब जैसे कॉपर होता है, तो कॉपर को मैंने बता दिया कि जैसे कॉपर आप समझते हैं कॉपर के बारे में कि कॉपर का यूज क्या क्या है. लेड एक प्रकार का अलग टाइप का होता है, कॉपर के जैसा ही यूज थोड़ा बहुत हो जाता है इसका, लेकिन कोटिंग में इसका विशेष इस्तेमाल होता है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हो गया तो उसकी लेयर के ऊपर लेड की कोटिंग कर दी जाती है, तो थोड़ा समझदार हो जाता है, मुलायम हो जाता है ना. और आप कह सकते हैं जैसे जो बैटरी होती है आपके घरों में, जो बैटरी लगी होती है, उन बैटरी के ऊपर आप देख लीजिए लेयर के रूप में इस्तेमाल होता है. ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, ये मिनरल्स बॉडी में अगर पहुंच जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, ये आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, तो ये हानिकारक होता है. लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर मिक्स करने में काम में आता है. जैसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण बनते हैं ना, स्विच है और ये बहुत सारी जो बैटरीज हैं, कार की बैटरी है, तो इन सबके जो लेयर्स होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल होता है इसका, मिक्स करके जस्ता के साथ में इसको मिक्स करके बनाया जाता है. तो इस तरह से लेड का इस्तेमाल भी हम लोग देख पाते हैं, है ना. अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हेडिंग है नॉन मेटेलिक. नॉन मेटेलिक का सिंपल सा, जिसमें मेटल बिल्कुल नहीं होगा, मेटल का बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा, मतलब हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, एक अलग फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, एक अलग फॉर्म देखने के लिए मिलेगा. मेटल से कोई भी मतलब नहीं, ना तो फेरस है ना नॉन फेरस है. तो जो भी नॉन फेरस और फेरस है, मतलब फेरस एंड नॉन फेरस जो नहीं है, वो सारे जितने भी बचते हैं सब नॉन मेटेलिक में आ जाते हैं. जैसे कि नॉन मेटेलिक का मतलब है नॉट मेटेलिक मेटल्स लाइक लाइमस्टोन. ध्यान दीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन. ठीक है, माइका, माइका का मतलब अभ्रक, माइका हो गया, अभ्रक हो गया. ठीक है, और जिप्सम हो गया. जिप्सम, जिप्सम का इस्तेमाल किस रूप में होता है? जिप्सम जैसे प्लास्टर के रूप में इस्तेमाल होता है ना. तो इसमें क्या है, आर द एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स. द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर नॉन मेटालिक मिनरल्स. अच्छा, तो ये तो आप लोगों ने कुछ हार्ड हार्ड सब्सटेंस में समझ लिया, हार्ड सब्सटेंस में आपने समझ लिया कि लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया. लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा इनसे हार्डनेस कम होगी, लेकिन हार्ड होगा. जैसे कोल, कोल भी आपका हार्ड होता है. लेकिन पेट्रोलियम, तो कोल और पेट्रोलियम अगर आपसे कोई पूछे कि कोल है, पेट्रोलियम, ये किस किस टाइप का है, कौन सा मिनरल है, तो आप बोलेंगे नॉन मेटालिक मिनरल है. कैसा है ये? नॉन मेटालिक मिनरल्स है. बस ऐसे ही चीजों को याद कर लेना है. एक मिनट थोड़ा सा,
हाँ, नेक्स्ट है आपका देखिए मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द माइनिंग एंड ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, इनको निकालने के तरीके अलग होते हैं। कुछ में माइनिंग होता है, कुछ में ड्रिलिंग होता है, कुछ में क्वेरिंग होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। देखिए इसमें क्या दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में देखिए क्या क्या है, माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। ठीक है, माइनिंग, माइनिंग क्या होता है ना, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ये समझ लीजिए। माइनिंग, माइनिंग का मतलब सीधा सिंपल सा दिया है। आप देखिए आपके इसमें फिर से एक टेबल बनी हुई है, उसमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, माइनिंग में, ड्रिलिंग में एंड क्वेरिंग में। सबसे पहले समझ लेते हैं माइनिंग क्या होती है। हालांकि माइनिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो माइनिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि खुदाई करना, माइनिंग करना। माइनिंग का मतलब खदान बनाना, यानी कि खुदाई करना, यानी मिट्टी से कुछ खोद कर निकालना। जैसे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी हमारी जो अर्थ सरफेस है वो रॉक ही मानी जाती है कि रॉक के बहुत सारे पार्ट्स मिल मिलकर, है ना, हमारा जो अर्थ सरफेस इतना हार्ड बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई रॉक पार्ट है। क्योंकि हार्ड है तभी रॉक पार्ट है, अगर रॉक पार्ट नहीं है तो इसका मतलब फिर ओशन है, ये मान लिया जाता है। तो जो भी हमारा हार्ड सरफेस है वो रॉक का ही कहीं ना कहीं एरोजन होके, है ना, कट कट करके जो हार्ड सरफेस जहां पर आप बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, अपने घर खड़े कर लेते हैं, तो रॉक के ही पार्ट इसमें मिले हुए हैं, तभी आपका जो सॉइल है ना वो हार्ड है, और मिट्टी में तभी आप चल पाते हैं, बिल्डिंग बना पाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ सरफेस है पूरा। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के अंदर जो बहुत सारी रॉक्स है ना, वो जो दबी हुई है, उनको अगर हम लोग निकाल रहे हैं, उनको अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, माइनिंग कहलाएगा। यानी आप अगर नीचे खुदाई कर रहे हैं तो आपको माइनिंग कहलाएगा, सिंपल सा समझ लीजिए। अब उसमें भी माइनिंग दो प्रकार की होती है। माइनिंग आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है सॉफ्ट माइनिंग। अब देखिए ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि इट इज द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट रिमूविंग बाय द सरफेस ऑफ द लेयर्स। मतलब सिंपल सा है कि ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है कि मिट्टी की खुदाई आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप कुछ थोड़ी दूर तक जाते हैं, गहराई पे खुदाई करते हैं, या तो बहुत दूर तक जाके खुदाई करते हैं। तो जब आप हल्की खुदाई करते हैं, थोड़ी डेप्थ पर जाके खुदाई करते हैं, है ना, शैलो डेप्थ का मतलब यही है। शैलो डेप्थ का मतलब है कि कम गहराई में। जब आप कम गहराई में जाते हैं, है ना, आउट रिमूविंग बाय द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब ये है कि जब आप कम खुदाई करते हैं, ठीक है। दोनों ही माइनिंग का टाइप है। और जबकि जब मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट माइनिंग क्या है, सॉफ्ट माइनिंग का मतलब ये है कि डीप बोर्स कॉल्ड सॉफ्ट, डीप बोर्स यानी बड़े बड़े आप बोर कर रहे हैं। बोर का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप नलों में जाते हैं ना, बोर करते हैं, बोर कराते हैं, तो बहुत लंबी खुदाई कराते हैं, है ना। तो डीप बोर्स कॉल्ड सॉफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स, हमें मिनरल्स तक पहुंचने के लिए डिपॉजिट्स दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, अगर हम बहुत गहराई पे जाके कोई खुदाई करते हैं तो वो हमारा सॉफ्ट माइनिंग कहलाता है। सिंपल सा है, ठीक है, सॉफ्ट माइनिंग कहलाता है। अच्छा, सॉफ्ट माइनिंग क्या हो गया, सॉफ्ट माइनिंग का मतलब हो गया जब हम बहुत गहरी खुदाई करते हैं सॉफ्ट माइनिंग, जब हम हल्की खुदाई करते हैं तो ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। अब इसी में एक चीज जो अगला आपका सेकंड नंबर ड्रिलिंग दिया है, वहां पे ड्रिलिंग किसके अंतर्गत आएगा, ड्रिलिंग किसके अंतर्गत आएगा, ड्रिलिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ड्रिलिंग का इस्तेमाल सॉफ्ट माइनिंग में होगा। ड्रिलिंग का इस्तेमाल किसमें होगा, सॉफ्ट माइनिंग में होगा। अब अगला ड्रिलिंग समझ लीजिए।
कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसको निकालना है तो पेट्रोल ऐसा थोड़ी है कि आप खुदाई करेंगे तो पेट्रोल निकलने लगेगा। पेट्रोल के लिए आपको गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, नेचुरल गैस के लिए आपको गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका ओपन कास्ट माइनिंग नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका साफ्ट माइनिंग कहलाएगा। सिंपल सा है। अब साफ्ट माइनिंग का विस्तार थोड़ा और करें तो आगे जो अगला पार्ट ड्रिलिंग वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब डीप वेल्स, गहरे गहरे कुएं ही खोदे जाते हैं। हम आपको बता दें, आप बाहर कहीं शहरों में जाएंगे तो आप देखेंगे इतने गहरे कुएं होते हैं ना, इतने गहरे कुएं होते हैं कि उसमें एक बार मशीन नीचे चली जाती है तो मतलब जाती ही जा रही है, बहुत नीचे जा रही है, बहुत गहरे कुएं। तो वहां से लाके फिर पेट्रोल लेके वो ऊपर आ रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को ड्रिलिंग कहा जाता है। तो डीप वेल्स का मतलब गहरे कुएं, है ना। आर बोर्ड, जब बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब खुदाई करना। जब हम गहरे खुदाई करते हैं तो वो ड्रिलिंग कहलाता है। ठीक है, ये किसका पार्ट माना जाएगा? साफ्ट माइनिंग का भी पार्ट माना जाएगा, क्योंकि साफ्ट माइनिंग की डेफिनेशन ये कहती है कि गहरी खुदाई करना है। लेकिन साफ्ट माइनिंग में कुएं नहीं बन रहे हैं। साफ्ट माइनिंग में क्या है? कुएं जैसे नहीं बन रहे हैं। गहरी खुदाई तो कर रहे हैं आप, लेकिन कुएं जैसे नहीं बन रहे हैं। तो जब कुएं जैसे बने आपका, गहरी खुदाई हो जाए तो ड्रिलिंग का पार्ट हो गया। तो किसका पार्ट हो गया? ड्रिलिंग का पार्ट हो गया। लेकिन केवल अगर गहरी खुदाई बस हो रही है, गहरी खुदाई कर रहे हैं आप, तो आपका साफ्ट माइनिंग हो गया। हल्की खुदाई कर रहे हैं तो ओपन कास्ट माइनिंग है ना। सिंपल सा है। उसी में थोड़ा थोड़ा खुदाई का पार्ट है। खुदाई जिस तरह से कर रहे हैं आप, जिस तरह से आप पृथ्वी डग कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसका अलग अलग नाम पड़ गया है और कुछ नहीं। ठीक है। और फिर आगे दिया है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस आर नॉन क्वेरिंग। अब जब सिंपली कह रहा मिनरल्स दैट लाई द नियर सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नॉन क्वेरिंग। क्या है क्वेरिंग? आपका जैसे मैंने आपको बताया कि माइनिंग के टू पार्ट्स होते हैं ना, ओपन कास्ट और सॉफ्ट माइनिंग। माइनिंग के टू पार्ट होते हैं, माइनिंग के टू पार्ट होते हैं, एक होता है ओपन कास्ट और एक होता है सॉफ्ट। ध्यान दीजिएगा, जो ओपन कास्ट है आपका, ओपन कास्ट ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेरिंग से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोग मिट्टी की ज्यादा गहरी खुदाई नहीं कर रहे हैं। तो जब मिट्टी की ज्यादा गहरी खुदाई अंदर मिट्टी के अंदर नहीं जा रहे हैं हम है ना, सरफेस अर्थ सरफेस में बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। तो क्वेरिंग भी तो यही कहता है, क्वेरिंग यही कहता है कि जब हम ऊपरी ऊपरी उछले हुए भागों की खुदाई करें तो क्वेरिंग होता है। क्वेरिंग में धूल धक्कड़ ये सब चीजें ज्यादा फैलती है ना। एनवायरमेंट पोल्यूशन में क्वेरिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप कह सकते हैं कि अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन में अगर कोई पूछना है तो डिस्टर्ब क्या है तो क्वेरिंग है आपका। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर मिट्टी खुदाई करते हैं तो धूल जाता है एनवायरमेंट का, है ना। तो ओपन कास्ट माइनिंग। जबकि सॉफ्ट माइनिंग जब हम लोग गहरी खुदाई करते हैं तो वो हमारा होता है सॉफ्ट माइनिंग। लेकिन कुछ गहरी खुदाई ऐसी होती है जहां पर हमें वेल्स बनाने पड़ते हैं, कुएं बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पेट्रोल निकालना है, गैसेस निकालना है, तो फिर वहां ड्रिलिंग का इस्तेमाल होता है। वहां की जो मशीनें होंगी वो अलग प्रकार की होंगी, वो अलग कुएं जैसे कर बनाना। तो वो मशीन जैसे होता है ना, आपके यहाँ अगर बिजली का काम करने कोई आया तो कोई बोर्ड लगाता है तो उसके पास एक ड्रिलिंग वाली मशीन होती है, तो ऐसा आवाज करते देख के लगा देता है सीधे, तो दीवार चली जाती है। वो मशीन अलग होती है ना। यही सब चीजें हैं। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े फिर। समझ में आया भाई? यस सर। हाँ ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट स्टडी है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स आपको हालांकि पढ़ लेना चाहिए कि मिनरल्स सबसे ज्यादा कहाँ-कहाँ पे, अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पहले, फिर इंडिया लेवल पे करेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे आप थोड़ा देख लीजिए क्या 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 है वर्ल्ड लेवल पे। कह रहा है मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, सम फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स, सम इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड व्हाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, थ्री टाइप्स की रॉक्स आपने पढ़ा है। एक इग्नियस रॉक्स होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, फिर एक मेटामॉर्फिक। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, एग्नियस रॉक्स आपकी प्राइमरी रॉक कही जाती है। एग्नियस रॉक्स इज प्राइमरी रॉक, यानी सबसे पहले बनने वाली रॉक, सबसे पहले बनने वाली रॉक इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी निकलेगा ना, वोल्केनो निकलेगा, तो उससे जो भी रॉक बनती है, भले वो अर्थ के नीचे बन रही हो या अर्थ के ऊपर बन रही हो, तो वो आपकी इग्नियस रॉक्स बनेगी। जैसे ऊपर जो रॉक्स बनती है उसको बेसाल्ट, उसका एग्जांपल है बेसाल्ट, और जो नीचे अर्थ के नीचे बनती है उसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। बेसाल्ट जो रॉक्स है, दोनों बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों क्या है, इग्नियस रॉक्स ही है। डिफरेंस केवल इतना है कि जो बेसाल्ट होती है वो ऊपर बनती है अर्थ सरफेस के ऊपर, जो ग्रेनाइट होती है वो नीचे बन जाती है, हार्ड होती है दोनों। ठीक है,
बेसाल्ट में आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। रेगुर मिट्टी आपको पता होगा, है ना, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, कपास की पैदावार के लिए। ग्रेनाइट आपके ग्रीस नीस चट्टान होती है, हार्ड सरफेस होता है। अब इन्हीं चट्टानों का जब एरोजन होता है तो यही चट्टानें कट कट करके आपके समुद्रों में जाती है, नदियों में जाती है, तो वहां पर एक लेयर के फॉर्म में क्रिएट होती है, लेयर के फॉर्म में। जब लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, बहुत सारी चट्टानें वहां बन जाती है, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कह देते हैं। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से बने हुए रॉक, यानी सेडिमेंट, डायमंड भी पाया जाता है। सेडिमेंट से बने हुए जो रॉक्स होते हैं, यानी परतदार चट्टान कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं परतदार चट्टान, यानी कि इसमें फॉसिल्स भी फ्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक परत के नीचे दूसरी परत के बीच में कोई ना कोई जीव जीव फंसता जाता है ना, वो भी दब जाएगा, मर जाएगा, वो भी उसमें दबा हुआ है, सब कई सालों से दबा हुआ है ना। अब वो उसकी जो बॉडी है वो, है ना, हजारों सालों से दबी हुई, धीरे धीरे वहां पर क्या बन गया, वो एक ऑयल के फॉर्म में बन जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, सबसे ज्यादा ऑयल भी वहीं पर मिलते हैं। जहां पर ग्रेनाइट्स होती है होते हैं, जहां पर igneous रॉक्स होती है वहां पर नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स जहां पर होती है सबसे ज्यादा यहीं पर, तो जीवाश्म यहीं मिलते हैं, तो यहीं पर सबसे ज्यादा आपको नेचुरल गैस मिल जाएगा आपको, है ना। और इसके आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे नदी, नदी घाटियों के आसपास, नदी घाटी का मतलब क्या है, नदी घाटियों की जो उनकी वैली होती है, रिवर्स वैली, इसी के आसपास में सबसे ज्यादा नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, इन्हीं के आसपास में सबसे ज्यादा आपके पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो रीजन यही है कि जो रिवर्स होती हैं उनके आसपास के जो एरिया होते हैं उनमें जो रॉक्स होती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है, परतदार चट्टान होती है, फॉसिल्स होते हैं, होते हैं, इसमें जीवाश्म होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इन्हीं दोनों रॉक्स का जो एनोदर फॉर्म होता है वो मेटामॉर्फिक हो जाता है। इन्हीं दोनों रॉक्स का जो एनोदर फॉर्म होता है मेटामॉर्फिक। भाई पृथ्वी में चेंजमेंट होते रहते हैं ना, मूवमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट रुका थोड़ी है, कंटिन्यू मूवमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है। तो पहले इग्नियस रॉक्स बना, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बना, फिर उसमें भी कोई परिवर्तन हुआ तो उसको मेटामॉर्फिक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक नाम दे दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो कह रहा है कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे करें अगर, तो उसमें कह रहा है कि जनरली द मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में हो जाते हैं। ये जो अभी अभी आप लोग पीछे मेटेलिक मिनरल्स पढ़ के आए हैं, ये लोहे वाले मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन की मात्रा होती है और एक में आयरन नहीं होता है लेकिन हार्ड होते हैं, मेटल मेटल वो भी होते हैं। तो दोनों तरह के जो मिनरल्स होते हैं किस रॉक्स में पाए जा रहे हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जा रहे हैं, है ना। लार्ज प्लेटू, बड़े बड़े प्लेटूज में होते हैं, वहां पाए जाते हैं। आयरन ओर इन द नॉर्थ स्वीडन, तो अंडरलाइन यही से करना है, यहाँ से सीधे सीधे याद करना है बस, है ना, कि नॉर्थ स्वीडन हो गया, कॉपर, है ना, इसमें जैसे आयरन ओर आपका कहाँ पे है, नॉर्थ स्वीडन में। आयरन ओर सबसे ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन ओर किस कंट्री में है, तो आपको सीधे सीधे बोलना है स्वीडन में। ठीक है। कॉपर एंड निकल, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, ओंटारियो कहाँ पे है, कनाडा में है, ओंटारियो कहाँ है, कनाडा में। एंड आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन द साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करिएगा इस पे, आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन द साउथ अफ्रीका आर द एग्जांपल ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि मेटेलिक फॉर्म क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये बताया कि मेटेलिक मिनरल्स किस रॉक्स में पाए जा रहे हैं, तो आपने बताया कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। फिर हमने बताया कि अच्छा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पर होते हैं, तो आपने बताया स्वीडन में सर होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं, ओंटारियो में होते हैं। तो स्वीडन में आपका सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल्स होता है, तो आप बोलेंगे आयरन ओर होता है। ओंटारियो कहाँ होता है, ओंटारियो में क्या होता है, अफ्रीका में क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लेटिनम सर, प्लेटिनम जो प्लेटिनम होता है ना, वो वाला मिनरल्स कहाँ पे, अफ्रीका में चले जाएंगे, तो आप वहां सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। देखिए पूरे वर्ल्ड में पाए सभी जगह जाते हैं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादातर जो पाए जाते हैं उन्हीं तीन चार कंट्रियों का नाम लिखा रहता है। तो जैसे कंट्रीज का नाम लिखा होता है, एक चीज हाँ ये भी समझ लीजिए, जिस कंट्रीज का नाम आपकी बुक में सबसे पहले लिखा हो, समझ चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री वही है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे, उसके बाद फोर्थ नंबर पे। तो स्टार्टिंग के दो दो तीन तीन कंट्री सभी को लर्न होना चाहिए, स्टार्टिंग के दो दो तीन कंट्री जितने भी है वो आपको लर्न होना चाहिए कि आयरन ओर कहाँ पे है, आयरन ओर किस कंट्री में। तो इसमें तो हालांकि एक ही दिया है, स्वीडन दिया है, तो स्वीडन लर्न कर लीजिए। कॉपर निकल डिपॉजिट्स ओंटारियो में दिया है, इस तरह से आपको लर्न करना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, अभी सेडिमेंट्री रॉक्स की तो बात आई नहीं है ना, अब आगे सेडिमेंट्री रॉक की बात आ गई है। अब सेडिमेंट्री रॉक पर टिक लगाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन। सेडिमेंट्री रॉक्स कहां बनते हैं, है ना,
भाई आप लोग बात मत करिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स एंड यंग कोल्ड माउंटेन्स। यंग कोल्ड माउंटेन्स जो है, यंग कोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं आपके, जैसे हिमालय आपका, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्लेन्स एंड यंग कोल्ड माउंटेन्स कंटेन द नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कंटेन्स, अब देखिए लाइमस्टोन कहाँ पे है, लाइमस्टोन मैंने चूना पत्थर वाला बताया आपको मटेरियल। डिपॉजिट्स ऑफ काकेसस, काकेसस याद रखिएगा, काकेसस रीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस आपका वर्ल्ड में यूरोप में है और इसके जस्ट समुद्री तटीय इलाका है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि यंग कोल्ड माउंटेन्स हैं। तो यंग कोल्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग कोल्ड माउंटेन्स, है ना। यंग कोल्ड माउंटेन्स होगा और प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही होता है। कंटेन क्या होते हैं इसमें, नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ काकेसस रीजन फ्रांस। मैग्नीज कहाँ पे होता है, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया, है ना, एंड यूक्रेन। और फॉस्फेट, फॉस्फेट बेड्स कहाँ पे आपका, अल्जीरिया एंड सम अदर एग्जांपल्स। मिनरल्स फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। इस तरह से आपने देखा कि सीधे सीधे एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि आयरन ओर कहाँ है हमारा, नॉर्थ स्वीडन में। तांबा निकल कहाँ है हमारा, कॉपर और निकल कहाँ है, ओंटारियो कनाडा में। लोहा आयरन सबसे ज्यादा कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका में, है ना। ये आयरन आपको कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। आयरन के अलावा आपने देखा कि निकल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, ये सब आपका अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपका जितना भी हार्ड पार्ट देख रहे हैं ना, आयरन है, निकल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनम, ये सब पाया जा रहा है। फिर मैंने लाइम स्टोन के बारे में बताया, काकेसस, फ्रांस, फ्रांस में काकेसस चले जाइए। जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब यूरोप में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। मैग्नीज ये सब यहाँ पढ़ रहे हैं। फास्फेट्स अल्जीरिया में पाया जा रहा है। अच्छा, इसमें डू यू नो देखिए दिया हुआ है, डू यू नो। तो डू यू नो क्या कह रहा है, डू यू नो में कहता है कि यू कैन ऑलवेज टेल इफ रॉक्स कंटेन कॉपर बिकॉज़ देन द रॉक्स ब्लू लुक्स ब्लू इन कलर। देखिए सिंपल सा एक इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है कि आप कैसे पहचान लेंगे। तो जिस सेल का रंग, जिस रॉक्स का रंग क्या होता है, नीला होता है, उसमें जरूर तांबा होगा। मतलब अगर कोई रॉक्स आप देख रहे हैं, उस रॉक्स का कलर अगर आपको ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, तो 100% अगर रॉक्स की तुड़ाई की जाए तो उसमें कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा निकल के आएगी। इस तरह से देख लीजिए, आप हमने पीछे पढ़ा था ना कि कलर के रूप में हम लोग इनको पहचान लेते हैं, इनकी कंपोजिशन के रूप में हम लोग इनको पहचान लेते हैं। देखिए कलर से हम लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए एशिया। अब एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है ना। और फिर आपका देखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो इन सभी में आपको देखिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर मिलेंगी, वो आपको ध्यान देना। जैसे मैं एशिया की बात करूं, एशिया में आप देखिए पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना और इंडिया, चाइना और भारत दो ऐसे हैं, चीन और भारत एक ऐसे जहां पर आयरन ओर सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर कह रहा है द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। इस कॉन्टिनेंट में हाफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वर्ल्ड में जितना भी टिन उत्पादन हो रहा है उसके आधे से अधिक, है ना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इसका आधा जितना भी टिन होता है इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट में हो जाता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी टिन, टिन का उत्पादन, टिन का जो उत्पादन है, टिन का जो प्रोडक्शन है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में पूरे वर्ल्ड का आधा 50% टिन का उत्पादन एशिया में ही हो रहा है। अब बाकी के जो 6 कॉन्टिनेंट है वहां टिन का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब एशिया में टिन का उत्पादन सबसे अधिक। इस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट में आप देख ही सकते हैं कि चाइना है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर। और सेकंड नंबर पे यूरोप देख लीजिए। देखिए यूरोप में क्या दिया है, यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब अंडरलाइन करेंगे, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयरन ओर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा, आयरन ओर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो यूरोप में होता है आयरन ओर का, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसीलिए यूरोप है, अमेरिका है, ये सारे कंट्री जितने सारे डेवलप कर गए, क्योंकि जाहिर इनमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। भारत में मिनरल्स हैं लेकिन भारत में मिनरल्स बहुत कम मात्रा में, भारत में उतनी पॉपुलेशन भी तो है।
और ये कंट्री शुरू में इतने सारे डेवलप करके, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है ना, साइंटिस्ट जितने भी रहे सब कुछ लोगों ने काम किया, और सबसे ज्यादा मिनरल्स की भरमार है यहाँ पर। यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, इनमें सब, रसिया में देख लीजिए, यहाँ पर मिनरल्स की भरमार है। जबकि हमारे एशिया में, इंडिया अगर अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ इनके कंपेयर में इतने मिनरल्स नहीं है। ठीक है, इसी कारण हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे भी। अब देखिए यूरोप में अंडरलाइन जरूर करिएगा कि आयरन वर्ड है ना, ये दिया है। जैसे एक एक दो दो लाइन जो होती है ना हर कंट्री से, वो इंपॉर्टेंट होती है कि उसको आप अंडरलाइन करके बस याद कर लीजिए कि यूरोप में केवल क्या हो गया, आयरन वर्ड के लिए हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे रसिया भी है, यूक्रेन है, दो नाम और याद कर लीजिए। स्वीडन के बारे में आपने जस्ट पढ़ा ही था, अभी जस्ट आपने पढ़ा था, वहां पे स्वीडन देखिए फिर से मिल गया। आयरन और में स्वीडन का नाम आता है, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरे कॉन्टिनेंट में यूरोप आ जाएगा, पूरे कॉन्टिनेंट में यूरोप आ जाएगा। पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात करेंगे तो उसमें पे आपका स्वीडन है, रसिया है, इस तरह से चीजें आ जाएगी। अच्छा, डू यू नो भी जो दिया है ना साथ में, डू यू नो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो डू यू नो भी आप लोग लर्न करते जाइए। स्विट्जरलैंड हैज द नो नॉन मिनरल्स डिपॉजिटेड, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज दे देता है कि स्विट्जरलैंड, यूरोप, देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यूरोप में सबसे ज्यादा आयरन ओर हो रहा है, सबसे ज्यादा आयरन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आयरन यूरोप में हो रहा है, लेकिन वहीं पर स्विट्जरलैंड को देखिए, स्विट्जरलैंड में एक भी, आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड में क्या है, नो नॉन मिनरल्स, कोई भी नॉन मिनरल्स नहीं है स्विट्जरलैंड, लेकिन सबसे डेवलप्ड है। ठीक है, कोई भी जो आज तक ज्ञात जो है निक्षेप खनिज नहीं मिला हुआ है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप्ड, आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट देखेंगे तो मुझे इसमें दिख रहा है कि नॉर्थ अमेरिका तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अमेरिका को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पार्ट है, अब आप लोग ढूंढिए कौन कौन से सब पार्ट बता रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन द 3 जोन्स, कौन कौन से जोन है, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ अमेरिका को कनाडा, कनाडा वाला क्षेत्र, कैनेडियन रीजन, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, वहां पर बड़ी बड़ी लेक्स हैं, जैसे सुपीरियर लेक्स है ना, ये जो लेक्स हैं वो कैनेडियन रीजन में हो गया। सेकंड नंबर पे अपाल्चियन रीजन, सेकंड नंबर पे क्या हो गया, अपाल्चियन रीजन हो गया। अपलेसियन जिसको कह सकते हैं, अपलेसियन, अपाल्चियन नहीं है, अपलेसियन बोलेंगे इसको, अपलेसियन रीजन है वो, अपलेसियन रीजन, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे आप कह सकते हैं कि ग्रेट लेक है ना, जो कनाडियन स्वीट प्रदेश में, यहाँ पर अभी आगे इसमें दिया है कि क्या क्या मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए क्या दिया, अपलेसियन, इसको बोलेंगे आप अपलेसियन रीजन, ठीक है, माउंटेन रेंज। और थर्ड नंबर पे है आपका माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इसको। पहला कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ, यानी कैनेडियन रीजन का जो उत्तरी वाला भाग है, ग्रेट लेक्स वाला। फिर अपलेसियन रीजन, अपलेसियन वहां पे रिवर्स भी है, ठीक है, माउंटेन भी है, तो उस वो वाला जो रीजन है। और एक वेस्ट का जो माउंटेन, देखिए इसमें पहले वाले पार्ट में क्या है कि आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब कुछ कहाँ पाया जाता है, वही जो सबसे पहला पार्ट है आपका, उसमें पाया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद कोल, आपका जो कोयला है वो सबसे ज्यादा आपका अपलेसियन रीजन पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोल नॉर्थ अमेरिका के किस पार्ट में है, कोल नॉर्थ अमेरिका के अपलेसियन पार्ट में, कोल सबसे ज्यादा अपलेसियन पार्ट में है, जबकि नॉर्थ कैनेडियन में नहीं है। ये चीज सेकंड में दिया है। थर्ड में दिया है वेस्टर्न कोऑर्डिनेट्स में हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर लेड, तो इस तरह की चीजें आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए पेज टर्न ऑन करेंगे तो साउथ अफ्रीका की बात आ जाती है। साउथ अफ्रीका, देखिए साउथ अफ्रीका के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में। तो साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर दिया है ब्राजील। वीडियो ऑफ हो गया। तो आप, हाँ, अब देखिए इसमें साउथ अमेरिका में, देखिए साउथ अमेरिका में अंडरलाइन करिएगा ब्राजील में। अब देखिए ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। अच्छा, आयरन ओर तो मिलता है स्वीडन में, यूरोप कॉन्टिनेंट आयरन ओर के मामले में सबसे आगे था, पीछे पढ़ा है आपने। स्वीडन कंट्रीज के मामले में, स्वीडन अगर किसी कंट्री की बात की तो स्वीडन सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अगर हाई ग्रेड की बात की, यानी अच्छी क्वालिटी आयरन ओर की कौन दे रहा है, कहते हैं ना दुकानों में, भाई मिठाइयां तो सब लोग बेच, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हमारी दुकान में मिलेगी आपको। तो अच्छी क्वालिटी आयरन ओर की कहां मिल रही है, हाई ग्रेड आयरन ओर कहां मिल रहा है, तो ब्राजील से मिल रहा है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाई ग्रेड आयरन ओर कहां मिल रहा है, तो ब्राजील से मिलेगा इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसके बाद पर दिया है चिली, चिली एंड पेरू, चिली एंड पेरू, ध्यान दीजिएगा, चिली, चिली ये सबसे सूखा, कह सकते हैं कि ड्राई, यहाँ पे डेजर्ट है, अटाकामा एक यहाँ पे डेजर्ट है, वहीं पर चिली पड़ता हुआ है, साउथ अमेरिका में है,
साउथ अमेरिका में। तो चिली एक ऐसा प्लेस है जो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे, आप कह सकते हैं कि ड्राई रीजन वाला शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। देखिए चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर, यानी कि कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, कॉपर, कॉपर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो चिली एंड पेरू कर रहे हैं लीडिंग प्रोड्यूसर। इसके अलावा ब्राजील, ब्राजील का नाम सुना होगा आपने, ब्राजील एंड बोलिविया अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, टीन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए। ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दो तीन बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि कुछ ये वाले मिनरल्स इस कंट्री में, ये वाले मिनरल्स यहाँ कंटिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो देखिए अफ्रीका में खनिज संसाधनों में जो आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में डायमंड्स, अगर हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आ गया अफ्रीका। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे पिछड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे पिछड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा रीजन आपने पढ़ा है क्लास में, सहारा डेजर्ट है यहाँ पर। लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं अफ्रीका के, सबसे साउथ वाले पार्ट में आएंगे, साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में, तो इसमें सबसे ज्यादा रिच मिनरल्स हैं। जैसे कौन कौन से, डायमंड्स की बात करें, डायमंड कितना आप जानते हैं डायमंड की कीमत है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी चीजें यहाँ पर साउथ में, ठीक है। तो अफ्रीका इज रिच मिनरल्स, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान दीजिएगा, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, यानी अगर इनकी बात करें तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पूरे संसार में सबसे ज्यादा गोल्ड, पूरे वर्ल्ड के गोल्ड एक तरफ रख दीजिए और अफ्रीका के गोल्ड एक तरफ रख दीजिए, है ना, उससे भी कम पड़ जाएंगे। तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज मैंने बताया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, है ना, अफ्रीका, जिम्बाब्वे और हाँ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। इस तरह से भी चीजों को आप लोग पढ़ते जाइए। अब इसमें एक चीज साइड में देखिए, डू यू नो में फिर से इंपॉर्टेंट चीज दिया है। डू यू नो में क्या कह रहा है, अ ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड, ब्रैकेट दी ग्रीन डायमंड, यानी अगर हरा सोना, अगर हरा आपको क्या मिल जाए, हीरा मिल जाए, ग्रीन डायमंड, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम मिलता है, इसकी डिमांड, इसका मतलब बहुत ज्यादा होगी, है ना। द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और विश्व की प्राचीनतम जो शैलें हैं ना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे ज्यादा जो सबसे पुरानी रॉक्स किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये भी इसमें दिया हुआ है ना। ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सब आप लोग पढ़िए इसको। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए क्या दिया, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है, अब बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम की वायर बनते हैं, एल्युमिनियम की बहुत सारी कोटिंग में काम आता है, एल्युमिनियम बहुत सारी चीजों में काम आता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन। इसके गोल्ड आयरन के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया का नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको अफ्रीका, है ना, उसमें भी साउथ अफ्रीका की तरफ। लास्ट में देख लीजिए अंटार्कटिका दिया है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका के बारे में देखिए, जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली डेवलप्ड टू द प्रेडिक्ट डिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ द कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर यही चीज मैंने बताया था कि अंटार्कटिका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन क्या वहां पर लोग जा पा रहे हैं, कठिन है थोड़ा वहां पे, है ना, वहां पर जाना कठिन है, टफ है। तो यहाँ के कुछ क्षेत्र, दो क्षेत्र मुझे इसमें दिख रहे हैं, उसमें भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, अंटार्कटिका में भी ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला है, ठीक है, और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन मतलब पूर्वी अंटार्कटिका जहाँ पर आयरन सबसे ज्यादा है। तो प्रिंस चार्ल्स में क्या है, प्रिंस चार्ल्स में आयरन, प्रिंस चार्ल्स में आयरन और ट्रांस अंटार्कटिक में कोल है। इसके बाद आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब भारत में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो हम लोग देखेंगे कल, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। मुझे तो आज लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चैप्टर निकल गया, है ना। अब इसको कल ही कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग, होमवर्क ये है कि आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ पे ये सारे मिलते हैं, इनको पढ़कर आइए। पहले से जब पढ़ के आएंगे ना तो फिर मुझे आसानी होगी बताने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा फोकस करूंगा इन सब चीजों पे, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे ना बस उनको ध्यान से सुन लिया जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हो सकेगा तो हम लोग चैप्टर 4 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, ओके। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर ये जैसे सर मिनरल्स वगैरह है तो सर आप सीधे पैराग्राफ से पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका में कौन से मिनरल है, या फिर किसी और तरीके से?
जैसे यही तरीका है, जैसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि है ना कि आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, सीधे एक नंबर क्वेश्चन हो गया, उसमें आप आंसर दीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर तो मैंने बहुत सारे सेंड कर दिए आपको, वहां से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और वहीं से ज्यादातर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और बुक जब रीडिंग करेंगे आप लोग तो बुक रीडिंग में आपको जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको एक एक लाइन याद कर लीजिएगा। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है उन्हीं को बस पढ़ना है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है, उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है उन्हीं में स्टार्टिंग के 2-3 नाम आपको याद कर लेना, ओके। सर सब हेडिंग पढ़नी है। हाँ बेटा, सर अब सब इतने हेडिंग पढ़नी है। हाँ हाँ 7 कॉन्टिनेंट्स है तो सभी के बारे में पढ़ना तो है, सर इसको छोड़ पूरे की सकते 2 हैं हम से लोग। 3 लाइनें। हाँ जो भी हमने पढ़ा अभी उतना तो कम से कम आप एटलीस्ट उसको पढ़िए ही, है ना। और सर पढ़ने से टाइम क्या होता है टेबल। कि मैं अगर दो लाइन बता रहा हूँ तो आप लोग उसको ज्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करिए। टाइम टेबल के लिए स्कूल ऑफिस से कांटेक्ट करिए आप, है ना। आई हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम टेबल, कांटेक्ट द स्कूल ऑफिस, ठीक है। जो भी हमारे पास जानकारी थी वो मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया है, आप लोग अगर भूल जाओ क्या बातें हैं तो ऑफिस पढ़ लीजिए, ठीक है। और टाइम टेबल की चिंता क्यों कर रहे हैं, टाइम टेबल से क्या मतलब होगा आप बताइए। एग्जाम जब होगा तो एग्जाम दे दीजिएगा, आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करिए, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर जो बचे लास्ट में उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। टाइम टेबल लेके क्या करेंगे, तो जिस दिन फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस दिन ये एग्जाम देने आना है, आ जाइए एग्जाम, है ना। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।